139 साल पुरानी पार्टी ने, जिसे स्वतंत्रता के बाद लगभग 60 साल, 55 से 60 साल प्रत्यक्ष शासन करने का मौका मिला और 4 पीढ़ियों तक निरंतर शासन करने का मौका मिला, वो आज ये कह रही है कि अब यदि उन्हें ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। मतलब एक कहावत होती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यहां तो 4 पीढ़ी निकल गई, 4 उम्र गुजर गई और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे। आपको ये भी ध्यान हो, आज उनके अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि जब कांग्रेस को हाथ में सत्ता मिली थी तो एक सुई भी नहीं बनती थी देश में। यही बोला था ना आप सबने, और ये तो उनका बड़ा चिरपरिचित डायलॉग रहा है। और हमने रॉकेट बना दिया। वैसे पहली बार इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो हमारे जमाने में बनी है, ब्रह्मोस, पर कोई बात नहीं, रॉकेट बनता था। पर ये बताइए 47 में सुई नहीं बनती थी। आपको पता है भारत का पहला पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1902 में मैसूर में शुरू हो गया था, मगर सुई नहीं बनती थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर 1916 बन गया था, सुई नहीं बनती थी। पहला डैम विश्वेश्वरैया जी ने मैसूर में बना दिया था आजादी से पहले, और भारत में कुछ होता थोड़ी था। मिंटो आई हॉस्पिटल बन गया था बेंगलोर में, भारत का पहला नहीं दुनिया का पहला। इससे पहले हॉस्पिटल्स में आई डिपार्टमेंट होता था, मगर आई हॉस्पिटल पहला बना था। कुछ होता थोड़ी था भारत में। अच्छा ये बताइए, सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल गया था 1930 में, मगर सारे पढ़ने के संस्थान तो नेहरू जी ने खोले थे। तो नेहरू जी के बनने से पहले, जैसे आइंस्टीन की थ्योरी में कहते हैं ना कि वो पोस्ट में जाके शायद वो बैक उसमें जाकर उन्होंने बना दिया था। दूसरी बात, वो सब डॉक्टर इंजीनियर तो सब आजादी के बाद नेहरू जी की कृपा से बनने शुरू हुए। और डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस का आपने नाम सुना होगा, वो चाइना और जापान की वॉर में मदद करने के लिए 1930-32 में डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल लेके गए थे। और हमारे विचार परिवार के संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार डॉक्टरी पढ़ लिए थे 1920 में ही। मैं सिर्फ ये यथार्थ बनाना चाहता हूं, भारत की वायुसेना 1932 में बन गई। मैंने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है, बहुत सारी चीजें उनको लीगेसी में मिली, यथार्थ क्या था ये बताना चाहता हूं। ये बताइए एयरलाइंस कब बनी थी, टाटा की एयरलाइंस। परंतु यही हम आपसे साफ बताना चाहते हैं कि जो हकीकत है और जो झूठ है उसका अंतर बहुत साफ है। जो उनके विद्वान लोगों ने कहने का प्रयास किया है, वास्तविकता यह है कि अगर आज महंगाई की दर और बेरोजगारी की दर देखें तो 5% के आसपास महंगाई की दर और 3.1% के आसपास बेरोजगारी की दर है। मैं कांग्रेस के लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं, पिछले 50 साल में, इन द लास्ट 50 years, द ईयर्स विच आर हैविंग द लोएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन, 2017 3.33, 2019 3.73, 2004 3.77, 2001 3.78, 2003 3.81, 2018 3.94, 2000 4%, 2005 4.2% और इस समय 5%। 5% के नीचे हैं, उनमें से 8 या 9 वर्ष हमारे शासनकाल के हैं। यह हकीकत है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट के जो टॉप 10 हैं ईयर्स, उसमें वर्तमान समय में हम G7 कंट्रीज में, G20 कंट्रीज में हाईएस्ट ग्रोथ रेट के साथ हैं। परंतु उसमें भी यदि देखा जाए तो भारत में पिछले 10 वर्षों में, पिछले 50 वर्षों में 2021, 16, 15, 4 और 3 यानी अधिकतम हमारे कार्यकाल में हुआ है। अब यदि आपसे पूछा जाए साहब निगेटिव ग्रोथ रेट कब रही है, हाईएस्ट इन्फ्लेशन कब रहा है, तो 1974 में 50 साल पहले 26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहा है, महंगाई की दर 26%। और विकास दर जानते कितनी थी? 1.19%। विकास दर 1.19%, महंगाई की दर 26%। और पिछले जमाने में जितनी बार 10 से ऊपर महंगाई की दर रही है वो केवल हमारा 2020 का दौर छोड़ के, सबको पता है कोविड का दौर था, उसमें निगेटिव ग्रोथ रेट रही है क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन था। इसके अलावा जब जब निगेटिव ग्रोथ रेट रही है तो कांग्रेस के शासनकाल में रही। इसलिए मैंने कहा ना, जिनको 4 पीढ़ी तक मौका मिला है, जिनको इतने लंबे समय तक मौका मिला है, उन सारे लोगों का अब यह दावा है कि साहब अब हम कमाल कर देंगे और कैसी कैसी चीजें करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए साहब, आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है। देखिए इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा, ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। अब देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक उनकी सोशल मीडिया चेयरपर्सन के अकाउंट से किसने ट्वीट कर दिया था तो पता नहीं लगा पाए, पर उससे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है, ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से?
मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहते हैं और हिंदी में की है इनको करने के लिए। अब आइए साहब, इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है और ये जानते कहां की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल गांधी जी का, थाईलैंड के। अब आप ये समझिए, महत्वपूर्ण बात यह, इसका अर्थ यह हुआ कि अभी तक तो वे कहती थी कि उनके अकाउंट्स कौन कौन हैंडल करता है पता नहीं लगता, कौन आके कर देता है। भाई ये तो मैनिफेस्टो में कौन कौन कर रहा है, ये तो कांग्रेस ने तब तक लोगों को भ्रमित करने में सफलता हासिल की जब तक मीडिया स्वतंत्र नहीं था, साक्षरता की दर कम थी, संचार के साधन बहुत प्रबल नहीं थे। मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं, जब भारत की साक्षरता दर 50% क्रॉस की है तब पहली बार हमारी सरकार बनी है 1998 में। जब 60% पार की है तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। अब 75% पार कर रही है तो हम भी 400 पार जाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब झूठ का मुलम्मा चढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। खड़गे जी ने कहा कि हम 1 लाख रुपए देंगे सब महिलाओं को। ऐसी जानकारी लगी है हमें कि शायद उस पर वांछित प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो ये बोलना पड़ेगा ताली नहीं बजाएंगे क्योंकि इससे पहले भी 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने कहा था ना 72,000 रुपए देंगे सबको। ये अपने शासित कितने राज्यों में दे दिए थे? 3 में तो अभी सरकार है, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अभी सरकार गई है 4 महीने पहले, तो कितने दे दिए थे? ये अंतर है जिसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इसलिए इस मैनिफेस्टो को देखकर सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, जो मैंने उदाहरण दिया कि लोग शायद प्रतिक्रिया करने को तैयार नहीं थे, उनसे आह्वान करना पड़ा कि भाई ताली तो बजाइए। जिसे एक पंक्ति में कहा जाता है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। देखिए कितनी मजेदार बात है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है न्याय पत्र। मतलब 55 साल तो अन्याय किए हैं मान लिए हैं। मतलब कोई नई नवेली पार्टी होती, अजब अलबेली पार्टी, जो इस समय भारत की राजनीति की सबसे नई पार्टी है, जिसके आगे वो पुरानी धुरानी और नई नवेली दोनों मिलकर एक हो गए हैं, वो एक बार कहती तो समझ में आता था। आपका इतना बड़ा बैगेज, और ये आप कहने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, जिन्होंने भारत की युवाओं की क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की आर्थिक क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की औद्योगिक क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सैन्य क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सुरक्षा के साथ न्याय नहीं किया, वो न्याय ये था कि हमारी फौजें मैदान में जीत के आती थी और राजनीति की टेबल पर सब कुछ लुटा के सरकारें चली आती थी। जैसे हम उस जमाने में एक नारा कहते थे कि फौज न हारी, कौम न हारी, हार गई सरकार हमारी। हमारे सैनिकों ने बलिदान देकर जो जो इलाके कब्जे में किए, और इनकी विदेश नीति क्या रही कि पंजाब गया, कश्मीर गया, आधा आधा चला गया, और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वहां ऊंचा भाल गया। इसलिए जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक गौरव के साथ कभी न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सामाजिक समरसता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की योग्यता के साथ कभी न्याय नहीं किया, वो जब भेष बदल कर आकर आज ये कहने का प्रयास करते हैं तो भारत की जनता पूरी तरीके से आश्वस्त है। और मजे की बात, विदेशी फोटो लगाते हैं। विदेशी प्रभाव जो है वो कांग्रेस के ऊपर कितना गहरा हो गया है। और यहां मैं पुनः ये पूछना चाहता हूं कि चूंकि वो अभी तक ये बता नहीं पाते हैं कि उनके अकाउंट्स कौन डील करता है और ये फोटोएं कहां से आती हैं, इसमें विषय ये नहीं है कि फोटो गलत लग गई है, विषय यह है कि फोटो विदेश की लग गई है। यह गंभीरता की बात है। यानी अभी तक वो विदेश में जाकर भारत के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग तो करते थे, मोदी जी से लड़ने के लिए विदेश में जाके गुहार तो लगाते थे, अब विदेश से उधार लाकर फोटो भी लगाने लगे हैं